हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पैरामीशियम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रोटोजोआ संघ। ठीक है, तो उसमें क्या आता है हमारा पैरामीशियम। तो आपके सिलेबस में है पैरामीशियम। और दूसरा संघ कौन सा है हमारा, पोरिफेरा। तीसरा है सिलेंट्रेटा। तो आज पढ़ेंगे हम पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के बारे में मैं इस वीडियो में आपका कंप्लीट करा दूंगी, एक ही वीडियो में। इसकी मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें वर्गीकरण। देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। जो हमारे कैरोलस लीनियस थे उन्होंने कितने इसको किस में बांटा था, संघों में, वर्गों में, उपवर्ग में, उपसंघ में। आपने द्विनाम पद तो पढ़ी होगी। तो उसमें क्या होता है, वंश और जाति का नाम होता है। तो वंश और जाति का मतलब ये वाला, इसका नाम क्या बना, वैज्ञानिक नाम पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो हमारा जो पैरामीशियम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, पैरामीशियम कॉर्डेटम। उसका पहला वर्ड कौन सा होता है, वंश का, और दूसरा होता है जाति का। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम हुआ इसका वैज्ञानिक नाम। ये तो एक साधारण सी जानकारी थी। तो देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। तो इसमें जगत कौन सा है, ये प्रोटिस्टा जगत में आता है। उपसंघ कौन सा है, सिलियोफोरा। वर्ग कौन सा है, सिलिएटा। उपवर्ग है होलोट्राइका। गण है जिम्नोस्ट्रामेटा। और वंश है पैरामीशियम। जाति है कॉर्डेटम। तो आपको ये सारी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लो। जगत तो आपको पता ही है, प्रोटिस्टा। और हम संघ तो प्रोटोजोआ पढ़ ही रहे हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको बताया था वर्ग कौन सा है, सिलिएटा। यानी ये कौन से संघ में आता है, जिसमें सिलिया पाए जाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, प्रोटोजोआ कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में। उसमें से फोर्थ कौन सा था, सिलिएटा। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। और आपको ये वंश और जाति भी याद करनी ही है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो इसका वैज्ञानिक नाम हुआ पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो आपको ये 5 चीज़ तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये है इसका पैरामीशियम, ये है पूरा एक पैरामीशियम। उसमें क्या होता है, ये पैरामीशियम एक चप्पल के आकार का होता है। ये आपको चप्पल के आकार का लग रहा है ना। तो उसकी चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सिलिया। यानी ये छोटे छोटे रोम से निकले होते हैं, इसे कहते हैं हम सिलिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी आगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ऊपर क्या होता है इसमें, पेलिकल का आवरण। चारों तरफ इसके होता है पेलिकल का आवरण। उस आवरण को हम पेलिकल कहते हैं। और एक होता है एक्टोडर्म, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है, हमारा एक्टोप्लाज्म। और ये जो हमारे छोटे छोटे गोल गोल से आकार की हैं, ये उन्हें कहते हैं हम संकुचनशील धानियाँ। और ये है एंडोप्लाज्म। ये था हमारा एक्टोप्लाज्म, ये हमारा एंडोप्लाज्म। और ये क्या है, इसका मुख। ठीक है, ये वाला जो गोल सा आकार का है, ये है इसका मुख। और ये कोशिका मुख है ये वाला। और इसके नीचे क्या पाई जाती है, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी मतलब एक नली के आकार की ग्रसनी पाई जाती है। और ये बीच में क्या है, खाद्य रिक्तिका। यहाँ पे खाद्य एकत्रित होता है, यानी इसका भोजन एकत्रित होता है। और ये है सिलिया, मैंने बताया आपको अभी, ये है सिलिया साइड वाले ग्रीन ग्रीन से ये। ठीक है, और ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का मतलब है ये जो हमारा सिलिया है उसके अंदर की साइड ये एक आवरण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ट्राइकोसिस्ट। और ये जो स्टार सा बना हुआ है ये क्या है, संकुचनशील धानियाँ। तो ये है एक लघु केंद्रक और ये है गुरु केंद्रक। यानी इसमें केंद्रक कितने पाए जाते हैं, 2। एक लघु यानी छोटा, और एक गुरु मतलब बड़ा। तो यह है इसका संरचना। अब देख लेते हैं इसके नोट्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी संरचना। तो हम देखते हैं पैरामीशियम पोखर, तालाब, झीलों, नदी आदि के जल में मुक्त जीवी होता है। जो हमारा पैरामीशियम है वो कैसा है, एक पोखरों में, ये पोखरों लिख लेना। ठीक है, पोखरों में, तालाब में, झील में, नदी में आदि के जल में मुक्त जीवी यानी स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसकी संरचना देख लेते हैं, यानी इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो हमारा पैरामीशियम है वो आकार मनुष्य के चप्पल या तलवे की जैसा होता है। मैंने बताया अभी आपको पीछे कैसा होता है, चप्पल या तलवे के समान होता है। सेकंड देख लेते हैं इसमें, इसलिए पैरामीशियम को स्लीपर जंतु, इसे याद कर लेना, स्लीपर जंतु यानी स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पैरामीशियम शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, 1752 में जॉन हिल ने किया था। तो इसे भी याद कर लेना, जॉन हिल ने किसमें, 1752 में किया था। आगे है पैरामीशियम का शरीर बेलनाकार और लगभग 0.3 मिलीमीटर होता है। जो हमारा पैरामीशियम है उसका आकार आपने देखा अभी कैसा होता है, बेलनाकार, और कैसा होता है, 0.3 मिलीमीटर लंबा। यानी बहुत छोटा होता है ये, 0.3 मिलीमीटर लंबा। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो ये कितना होता है, ये 3 मिलीमीटर का होता है। तो आप सोच सकते हो कितना छोटा होगा। ठीक है, तो हल्के भूरे या पीले रंग का होता है।
कैसा होता है, ये हल्के भूरे यानी हल्का सा ब्राउन या फिर पीले रंग का होता है। इसके शरीर के चारों ओर तंतुक या पेलिकल का आवरण, मैंने बताया पेलिकल का आवरण होता है। आगे है पैरामीशियम के चारों ओर रोमाभ यानी सिलिया होती है, ये इन्हीं से गति करता है, तो पीछे बताया सिलिया होती है, ठीक है। इसके अधरतल पर एक तिरछी परिमुख खांच यानी पेरिस्टोमियल ग्रूव होती है, जो पीछे एक चौड़ी कीपनुमा कोष्ठ में खुलती है। तो इसका मुख होता है जो नली के द्वारा जुड़ा रहता है। कीपनुमा प्रकोष्ठ से अपेक्षाकृत चौड़ी मुखाग्र गुहा बक्कल कैविटी कोशिका द्रव्य में फंसकर कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम द्वारा कोशिका ग्रसनी में खुलती है। जो हमारा मुख है वो किस में खुलता है, कोशिका ग्रसनी। पीछे बताइए भी आपको, जिसमें भोजन एकत्रित होता है, ठीक है। यह अपना भोजन का ग्रहण अंतर्ग्रहण इसी उपकरण द्वारा करता है, तो मुख के द्वारा ही अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है यानी अंदर लेता है। तो कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। तो मैंने बताया जो हमारा कोशिका द्रव्य है वो किसमें, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म का मतलब होता है बाहर की साइड वाला हमारा कोशिका द्रव्य, और एंडोप्लाज्म का मतलब अंदर वाला कोशिका द्रव्य, ठीक है। आगे है इसमें एक्टोप्लाज्म में स्थित आधारीय कणिका यानी बेसल ग्रैन्यूल से रोमाभ यानी सिलिया निकले होते हैं। तो हमारा जो बेसल ग्रैन्यूल है उसमें से क्या निकले रहते हैं, हमारे सिलिया। तो कणिकाओं के बीच बीच में स्थित ट्राइकोसिस्ट नामक थैलीनुमा सुरक्षा आवरण अंगक पाए जाते हैं। तो मैंने बताया जो हमारा ट्राइकोसिस्ट, आप डायग्राम में देखना, ट्राइकोसिस्ट सबसे नीचे की साइड है, ठीक है, यानी चारों साइड होता है। नाम नीचे की साइड लिखा है, आप देख लेना कि थैलीनुमा सुरक्षात्मक आवरण यानी वो कैसे काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट इसमें महीन तंतुओं का जालनुमा अधरोमाभिक इंफ्रासिलियरी या न्यूरोमोटर तंत्र न्यूरोमोटर सिस्टम होता है, जो रोमाभों की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूरोमोटर तंत्र होता है, तो वो कैसे करता है, रोमाभों की क्रिया का नियंत्रण करता है। आगे है एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं और 2 केंद्रक तथा अन्य अंग पाए जाते हैं। जो हमारा एंडोप्लाज्म जो अंदर वाला कोशिका द्रव्य है उसमें क्या हो जाते हैं, अनेक रिक्तिका मैंने बताई गोल गोल सी संरचना थी, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, रिक्तिका होती है एंडोप्लाज्म में, और केंद्रक होता है, और बहुत सारे अंग भी पाए जाते हैं। दोनों केंद्रकों में एक बड़ा सेम के बीज के आकार का, जो बड़ा वाला केंद्रक होता है वो कैसे बताया, ऐसे सेम के बीज के आकार का, और जो हमारा गुरु केंद्रक होता है वो तथा दूसरा जो होता है छोटा व गोल यानी छोटा व गोल होता है, ठीक है। उसे लघु केंद्र क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें अग्र व पश्च चीरे पर संकुचनशील धानियाँ होती हैं, जो मैंने बताई वो स्टार के आकार की ऐसी थी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, संकुचनशील धानियाँ। कोशिका द्रव्य में अनेक खाद्य रिक्तिकाएं होती है, यानी खाद्य रिक्तिकाएं भी गोल गोल सी होती हैं। अब पैरामीशियम में पोषण देख लेते हैं, पोषण कैसे होता है। तो अमीबा की भांति होता है, तो अमीबा आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अमीबा की भांति, अगर आपको अमीबा की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको अमीबा के बारे में सबको जानकारी दे दूंगी, ठीक है। तो अमीबा की भांति होता है। पैरामीशियम मुक्तजीवी तथा जंतु संभोजी यानी होलोजोइक होता है। तो अमीबा में जैसे कैसे होता है पोषण, मृतजीवी, मुक्तजीवी और जंतु संभोजी, उसकी तरह ही कैसे होता है पैरामीशियम में भी पोषण होता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा होता है। यह जीवाणु सूक्ष्म कार्बनिक भोजन कणों आदि का अंतर्ग्रहण करके खाद्य रिक्तिकाओं में इन्हें पचाता है। तो जो खाद्य रिक्तिका थी कौन कौन सी, गोल गोल सी, ठीक है, उसमें ये क्या करता है, भोजन को पचाता है। नेक्स्ट इसमें पाचन के बाद खाद्य रिक्तिका का कोशिका गुद यानी साइटोफागी नामक एक निर्दिष्ट स्थान पर 2 निष्कासन होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसका निष्कासन किसके द्वारा होता है, कोशिका गुद यानी साइटोफागी नामक एक निर्दिष्ट स्थान से होता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसका जीवन चक्र, उसमें देखेंगे हम इसका रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन या फिर इसकी लाइफ साइकिल, जिसे हिंदी में कहते हैं जनन तथा जीवन चक्र। तो ये जनन का मतलब इंग्लिश में होता है रिप्रोडक्शन, और जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल, तो इसे कहते हैं लाइफ साइकिल। तो कुछ अलैंगिक कुछ लैंगिक जनन से मिलती जुलती कई प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जनन होता है। जो हमारा पैरामीशियम है उसमें कैसे होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। जो हमारा अलैंगिक जनन है उसमें क्या होता है, द्विखंडन क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप से बंटने से होती है। तो हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन में, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी भी, ठीक है। तो कैसे होता है, बीच में से जंतु के अलग होने से होता है। अन्य विधियों में एंडोमिक्सिस एवं हेमिक्सिस नामक अलैंगिक तथा संयुग्मन एवं कोशिका युग्मन नामक लैंगिक विधियों सम्मिलित हैं। तो लैंगिक विधि कौन कौन सी होती है इसमें, संयुग्मन, स्वयुग्मन, ठीक है। तो ये मैं
आगे आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी संयुग्मन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले अलैंगिक जनन यानी द्विविखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा? द्विविखंडन, यानी दो भागों में टूटने के द्वारा उसे कहते हैं हम द्विविखंडन। तो आपने द्विविखंडन पढ़ाई होगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे हम लैंगिक जनन। आप देखते हैं अलैंगिक। तो उपयुक्त वातावरण में, यानी जो हमारा पैरामीशियम है वो उपयुक्त वातावरण में जनन द्विखंडन द्वारा ही होता है। यह क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप में बंटने से होती है, यानी अनुप्रस्थ मतलब लंबाई में बंटने से होती है, ठीक है। तो द्विविखंडन की क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप से बंटने से होती है। इस क्रिया में सर्वप्रथम पैरामीशियम का लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो अनुजात केंद्रक यानी डॉटर न्यूक्लियाई से विभाजित हो जाता है, जो जंतु के विपरीत सिरों पर खिसक जाते हैं। जो हमारे लघु केंद्रक है वो कैसे होता है? सूत्री विभाजन द्वारा दो अनुजात यानी छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, हमारा सिरे से ये अलग अलग हो जाते हैं और इनका द्विविखंडन हो जाता है। गुरु केंद्रक, अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा गुरु केंद्रक होता है वो बिना सूत्री विभाजन के सीधे ही असूत्री विभाजन द्वारा लंबा होकर विभाजित हो जाता है। फिर अनुप्रस्थ खाई या संकुचन बीच में दिखता है, फिर दो भागों में बढ़ जाता है। जो हमारा गुरु केंद्रक है वो कैसा होता है? सूत्री विभाजन नहीं होता उसमें, उसके बिना ही वह असूत्री विभाजन द्वारा लंबा होकर विभाजित हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है आगे डायग्राम में बताती हूँ। देखिए ये रहा इसका डायग्राम, पहले देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो प्रत्येक में एक गुरु तथा एक लघु केंद्रक होता है। जिन अंगों की आवश्यकता होती है वे उन अनुजाति पैरामीशियम में बन जाते हैं। दोनों अनुजात पैरामीशियम भोजन पाकर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और द्विविखंडन की संपूर्ण क्रिया में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो इस क्रिया में कितने समय लगता है? 2 घंटे का, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है पूरे डायग्राम से समझते हैं। जो हमारा पैरामीशियम है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये ऐसी रफली बनाया हुआ है, ठीक है। संरचना ऐसी है, तो ये समझ लो ए। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? द्विविखंडन। तो इसमें क्या होता है? एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक, और ये क्या है? संकुचनशील धानियाँ। तो ये क्या होता है? ये अनुप्रस्थ काट में बंटने के लिए 2 हिस्सों में बंट जाता है, और ये इसका जो गुरु केंद्रक है वो लंबा होकर 2 भागों में बंट जाता है, और जो हमारा लघु केंद्रक है वो भी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है। और ये क्या है? हमारी पुरानी मुख खांच, और ये क्या है? नई मुख खांच, यानी ये वाली, ठीक है। ये पुरानी है और ये वाली नई बन रही है। तो ये जो सारी नई बन रही है वो इस साइड आ जाती है और पुरानी उस साइड रह जाती है, ठीक है। तो फिर ये अनुप्रस्थ काट के उसमें बढ़ जाता है 2 भागों में, और फिर एक पूरा पैरामीशियम बन जाता है, पूरा पैरामीशियम, ठीक है। ये क्या है? हमारी पुत्री जंतुक। तो ये हो गया हमारा द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब होता है 2 भागों में बंटना, ठीक है। ये आप इसे डायग्राम को अच्छे से बना देना, और ये ऊपर वाला आप कैसे भी लिख सकते हो अपने भाषा में भी, ठीक है। आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं लैंगिक जनन, ये लास्ट है, ठीक है। तो इसमें है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है इसमें संयुग्मन, कंजुगेशन। दूसरा है अंतःमिश्रण, एंडोमोलिक्यूल्स। थर्ड है इसमें स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी, और फोर्थ है इसमें कोशिका युग्मन। तो ये जो हमारा पैरामीशियम है उसमें लैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है? संयुग्मन। यही है इंपॉर्टेंट, तो बस यही पढ़ेंगे आज, ठीक है। बस यही है पैरामीशियम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल को हम क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा संघ, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं संयुग्मन क्या होता है। तो समान जातियों के 2 प्राणी के लघु केंद्रक पदार्थ के आंशिक विनिमय के कारण एक अस्थायी संलयन ही संयुग्मन कहलाता है। जो हमारा पैरामीशियम है उसके समान जाति के 2 प्राणी लेंगे, यानी 2 पैरामीशियम लेंगे, उसका लघु केंद्रक पदार्थ जो हमारा आंशिक विनिमय के द्वारा, यानी एक दूसरे में, जो हमारे जैसे हमने 2 पैरामीशियम लिए उनका जो बीच का ये पदार्थ है, यानी लघु केंद्रक और पदार्थ है, वो एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाता है। उसी कारण क्या हो जाता है? उसमें संयुग्मन हो जाता है। तो इसको पहले डायग्राम समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी देखेंगे। देखिए ये रहा आपका संयुग्मन, ठीक है। संयुग्मन प्रक्रिया कैसे होती है? पहले हमने लिए 2 पैरामीशियम, इसमें हमने कितने लेने हैं? 2 पैरामीशियम लेने हैं। तो 2 पैरामीशियम अपने इससे जो इसका पेलिकल का आवरण है, यानी ये जो बाहर वाली लेयर है उससे आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है? ये जो इनके लघु केंद्रक, ये कौन सा है? गुरु केंद्रक। ये दोनों अलग अलग साइड पे चले जाते हैं, वो गुरु केंद्रक ऊपर की साइड और लघु केंद्रक नीचे की साइड, दोनों में, ठीक है। तो जो हमारा छोटा वाला है केंद्रक वो कैसा होता है? वो मियोसिस द्वारा 4 भागों में बंट जाता है, ठीक है। 4 भागों में बंट गए ये दोनों के। फिर क्या होता है? इसके जो 2 हैं वो नष्ट हो जाते हैं, 2 नष्ट हो गए, इसके भी 2 नष्ट हो गए। तो कितने बचे? 2 बचे दोनों में। फिर क्या होता है? इसका एक इधर चला जाता है, एक इसका इधर चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा? एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, दोनों का आ गया, ठीक है। फिर सिनगैमी द्वारा यानी संयुग्मन द्वारा फिर क्या होता है?
इसमें ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये बनाते हैं डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस। ये कौन सा था पहले? हैप्लॉइड यानी अयुग्मित, और फिर क्या हो जाता है? संयुग्मित यानी द्वि, ठीक है, ये हो गए युग्मित। डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस, ये दोनों कैसे हैं? डिप्लॉइड। तो फिर हम क्या लेंगे? सिर्फ एक वाला देखेंगे, एक में कैसे होगी कि फिर उसमें भी इसी प्रकार होगी, तो इसे हम अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे लघु केंद्रक, इसमें कितने हैं? 2, तो वह कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 8 में, ठीक है, 8 में हो गया। फिर 8 में से 4 तो गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इसको अब एक और बना लेना है यहाँ पे डायग्राम। ये हमारा क्या है? पैरामीशियम, ठीक है, ये हमारा पैरामीशियम। इसमें से 4 तो गायब हो गए और कितने बचे? 4। और तो ये जो हमारा गुरु केंद्रक है वो विभाजित होकर दोनों में चला जाता है, एक इसमें और इसमें विभाजित हो जाता है 2 में, ठीक है, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। फिर ये इसमें 2 आ जाते हैं, फिर दूसरे वाले में भी 2 आ जाएंगे, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा तो 2 आ जाएंगे। फिर क्या होता है? ये फिर से विभाजित होता है। तो ये कैसे होता है? एक और बना लेना डायग्राम इसमें कि, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। फिर से लघु केंद्रक, जो हमारा गुरु केंद्रक है वो फिर से विभाजित होगा और एक इसमें चला जाएगा, ठीक है, 2 में विभाजित होगा। तो एक और बना लेते हैं, ये है, ठीक है, एक इसमें छोटा और एक बड़ा। तो ये किस में, कितने में विभाजित हो? 2 में, और ये भी कितने में होगा? 2 में, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये कैसे बना लेगा? ये वाला ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला आपको बनाना चाहो बना लो, ना तो बस ये वाला बना लेना, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा? ये ऐसे एक पैरामीशियम संतति पैरामीशियम बन जाएगा, यानी माइक्रोन्यूक्लियाई आ जाएंगे इसमें कितने? 1। तो ये 4 हैं, तो 4 बार विभाजित हो जाएगा, तो चारों में एक एक आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितने और बनेंगे? 3 और बनेंगे, इससे ही 3 और बन गए, ठीक है। तो ये बने हमारे संतति पैरामीशियम, यानी इसमें क्या बना? न्यू मैक्रोन्यूक्लियाई, ये न्यू है और ये भी न्यू माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। तो 1 से कितने बने? 4। तो इसमें अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर मैं आपको थ्योरी बताऊंगी, उसको अच्छे से सुन लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें पढ़ते हैं, 2 प्राणी या पूर्व संयुग्मन प्री कंजुगेंट्स अपने अधर तल से संपर्क करके अपने मुख खांचों से जुड़ जाते हैं। मैंने बताया दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक्टोप्लाज्म हासिल हो जाता है, यानी जो हमारे बाहर वाला जो प्लाज्म है वो कैसे हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दोनों के बीच जीव द्रव्य संतु बन जाता है, यानी जीव द्रव्य मतलब उनके बीच का जीव द्रव्य आदान प्रदान हो जाता है, उसके लिए एक संतु बन जाता है, यानी ब्रिज। जुड़ने वाले प्राणी संयुग्मन यानी कंजुगेट कहलाते हैं। प्रत्येक संयुग्मन का गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, बताया मैंने, गुरु केंद्रक छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, तथा लघु केंद्रक जो होता है विभाजित द्वारा विभाजित होकर 4 अयुग्मित संतति लघु केंद्रक बनाते हैं, ठीक है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, ऊपर बताया 3 नष्ट हो जाते हैं। चौथी जो होती है लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 समान पाक केंद्रक या युग्मक केंद्रक बनाती है। इनमें छोटी सक्रिय प्रवासी युग्मक केंद्रक में बड़ी सक्रिय अचल युग्मक केंद्रक होती है, ठीक है। जो छोटी होती है उसे कहते हैं प्रवासी युग्मक और जो हमारी बड़ी होती है उसे कहते हैं हम अचल युग्मक। ये दोनों युग्मक केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज केंद्रक या सिनकैरियोन का निर्माण करते हैं। जो हमारे केंद्रक है वो संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? सिनकैरियोन यानी संयुग्मन केंद्रक, इसे सिनकैरियोन भी कहते हैं, निर्माण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? उभय मिश्रण कहलाती है। ये क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है। तो जुड़े हुए दोनों पैरामीशियम कितने 12 से 48 घंटे के पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कितना समय लगता है इसमें? 12 से 48 घंटे के बाद ये दोनों अलग होते हैं। और जब ये बहिसंयुग्मन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बहिसंयुग्मन यानी बाह्य संयुग्मन। बहिसंयुग्मन में युग्मनज केंद्रक में शीघ्रता से 3 विभाजन होता है, यानी मैंने बताया 1 से कितने बनते हैं? 4, यानी कितनी बार विभाजन होगा? 3 बार और होगा, क्योंकि एक तो है ही, फिर 3 बार और होगा, तो 1 बार बनेगा, फिर दूसरी बार बनेगा, फिर तीसरी बार, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो कितने बनते हैं? 1 से 4, जिसमें से प्रत्येक से 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 4 लघु व 4 गुरु केंद्रक होते हैं। तो पहले जो हमारा पैरामीशियम थे कितने थे? 2, तो 1 से कितने बन जाए? 4, और 2 से कितने बन जाएंगे हमारे? 8, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें ये लिखा है कि 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से 4 लघु व 4 गुरु केंद्रक बन जाते हैं। 3 लघु के खंडित होकर अदृश्य हो जाते हैं, जबकि शेष बचा एक लघु बहिसंयुग्मन के साथ
द्विविखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पेरिसोमन में 2 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 गुरु एवं 1 लघु केंद्रक होता है। तो मैंने बताया उसमें कितना होता है, 2 गुरु केंद्रक और 1 लघु केंद्रक। संतति पैरामीशियम के विभाजन के साथ ही लघु केंद्रक फिर विभाजित हो जाता है, यानी फिर से विभाजित हो जाता है। मैंने डायग्राम बना के बताया आपको, ठीक है। तथा अंत में प्रत्येक संयुग्मन से 4 संतति प्राणी, जिनमें से 1 लघु व 1 गुरु केंद्रक पाया जाता है। तो लास्ट में कितने बन जाते हैं, 1 से। तो इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक यानी 1 पैरामीशियम से कितने बनते हैं, 4। तो 2 से कितने बनेंगे, 8, ठीक है। तो सब में क्या होता है, 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, उसका निर्माण होता है। तो यही था बस, ठीक है, यहाँ तक था ये पैरामीशियम। अगर आपको प्लाज्मोडियम चाहिए, ये वाला प्लाज्मोडियम, इसकी पूरी वो चाहिए, इसकी जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूँगी प्लाज्मोडियम के बारे में संपूर्ण जानकारी, ठीक है। अगर आपको इस पैरामीशियम समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं फिर से एक बार अच्छी सी वीडियो बना कर डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।